नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं के पहले अध्याय में वर्गीकरण की श्रेणियों को पढ़ेंगे। वर्गीकरण की श्रेणियां पढ़ने के पहले हमने पढ़ा था कि जीव क्या है और जीवों में विविधता क्या होती है। जीव क्या है और जैव विविधता को समझने के बाद हम समझेंगे कि इन जीवों को कैसे वर्गीकृत किया जा सके। वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है, यह तो हमने पिछली कक्षा में इस पर चर्चा की थी। अब वर्गीकरण की आवश्यकता हुई और वर्गीकरण के लिए ही भिन्न भिन्न श्रेणियां बनाई गई। उन श्रेणियों को कैसे क्रमबद्ध तरीके से रखा गया, उन श्रेणियों की क्या विशेषताएं हैं और किस श्रेणी में कौन से जीवों को रखा जाएगा, यह सब हम आज की कक्षा में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं वर्गीकरण की कितनी श्रेणियां होती हैं। वर्गीकरण की श्रेणियां देखने के लिए हम सबसे पहले वर्गीकरण में देखेंगे जंतु या वनस्पति जगत, किसी के भी सदस्य को कैसे एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। जीवों को वर्गीकृत करने के लिए एक पदानुक्रमित प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसमें कई श्रेणियां होती है जो क्रम में व्यवस्थित होती है। इस क्रम के प्रत्येक स्तर को एक रैंक कह सकते हैं, कैटेगरी कह सकते हैं या फिर टैक्सॉन कह सकते हैं। सभी श्रेणियों को अगर मिलाकर एक शब्द दिया जाए तो उसे कहेंगे वर्गीकरण पदानुक्रम, यानी टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये श्रेणियां जीवों के बीच संबंधों को दर्शाती है और उनके विकासवादी इतिहास को समझाती है। विकासवादी संबंध का मतलब है कि एक जीव अपने दूसरे जीवों के साथ कैसे संबंधित है। अगर हम कहेंगे कि जो सरीसृप है उसकी ओरिजिन, उसकी उत्पत्ति उभयचरों से हुई है, तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा। आपको लगेगा कि यह कैसे हो सकता है, किसी सरीसृप की उत्पत्ति किसी उभयचर से कैसे हो सकती है। या मैं कहूँ कि उभयचरों की उत्पत्ति मछलियों से हुई है, तो भी यह जानकर आपको काफ़ी आश्चर्य होगा। इसी विकासवादी संबंधों को समझाने में और समझने में हमारी मदद करता है वर्गीकरण। आइए आज हम देखेंगे कि वर्गीकरण की जितनी श्रेणियां हैं वह कैसे क्रमबद्ध तरीके से रखी गई है और उन श्रेणियों में किन किन जीवों को हम कैसे रखेंगे। सबसे व्यापक श्रेणी डोमेन है, जिसके बाद किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और अंत में स्पीसीज आती है। प्रत्येक श्रेणी में जीवों का एक समूह होता है जो विशिष्ट लक्षणों को साझा करता है। उदाहरण के लिए मनुष्य किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास स्तनधारी, ऑर्डर प्राइमेट, फैमिली होमिनिडी और जीनस होमो तथा स्पीसीज सैपियंस में आते हैं। अतीत में जीवों का उच्चतम वर्गीकरण किंगडम स्तर था। हाल ही में वैज्ञानिकों ने डोमेन नामक एक उच्च स्तर जोड़ा है। अब डोमेन की आवश्यकता क्यों पड़ी, डोमेन नामक उच्चतम स्तर को क्यों जोड़ा गया, इस बात को हमें समझना होगा। जब किंगडम स्तर की व्यवस्था थी तो उसमें सभी जीव नहीं आ पा रहे थे। सभी जीव नहीं आ पाने के कारण कुछ जीव छूट जा रहे थे जो कि किंगडम स्तर से बाहर हो जा रहे थे, जैसे कि आर्किया की सहन शक्ति काफ़ी ज़्यादा होती है। अब इन जीवों की सहन शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि वो मैक्सिमम टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। उसे आप ना ही बैक्टीरिया में रख सकते थे, ना ही किसी अन्य कैटेगरी में उसे रखा जा सकता था। यही कारण था कि डोमेन एक कैटेगरी जोड़ी गई, एक श्रेणी जोड़ी गई जिसके अंदर सभी जीवों को समाहित किया जा सके। तो आइए देखते हैं डोमेन को समाहित करने की आवश्यकता क्यों हुई। सबसे पहले दो जगत वर्गीकरण दिया गया था, जिसमें सभी जीवन रूपों को गतिशीलता के आधार पर दो जगत पौधों
और जानवरों में विभाजित किया गया था, यानी एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम में बांटा गया था। फिर आर.एच. व्हिटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण दिया गया। उन्होंने विकास, कोशिका, संगठन, पोषण और प्रजनन के तरीकों के आधार पर जीवन रूपों को वर्गीकृत करने के लिए 5 जगत बनाए। डोमेन सिस्टम वर्गीकरण सभी जीवों को इन डोमेन में विभाजित करता है, जो आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया हैं। यह कोशिका संरचना पर आधारित था। बैक्टीरिया और आर्किया प्रोकैरियोटिक हैं और यूकैरिया में यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। आर्किया को एक अलग समूह में रखने के लिए डोमेन सिस्टम की आवश्यकता थी। आर्किया के सदस्य अलग अलग जैव रसायन और चयापचय के कारण बैक्टीरिया से अलग हैं। तो इसी के साथ हमने समझा कि डोमेन सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी। डोमेन के बाद अब हम एक एक करके सारे वर्गीकरण श्रेणियों की चर्चा करेंगे। हम निम्नतम श्रेणी से उच्चतम श्रेणी की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो वर्गीकरण श्रेणियां हैं वह एक निश्चित क्रम में रखी गई हैं। उस क्रम को हम तोड़ नहीं सकते या किसी भी क्रम को जैसे तैसे नहीं लिख सकते। एक श्रेणी के बाद वही दूसरी श्रेणी आएगी, ऐसा एक निश्चित क्रम है। इसे आप बढ़ते हुए क्रम में भी रख सकते हैं या घटते हुए भी क्रम में रख सकते हैं। जैसे कि अगर डोमेन को उच्चतम श्रेणी आपने माना तो डोमेन के बाद किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फिर जीनस और स्पीसीज आते हैं। तो इस तरह इनकी श्रेणियां क्रमबद्ध तरीके से रहेंगी और निचले स्तर से हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे। एक एक करके हम सारी श्रेणियों को देखेंगे और इसके सारे गुणों तथा सारी समानताओं की भी चर्चा की जाएगी कि इसमें पाए जाने वाले जीव कैसे समानता के आधार पर वर्गीकृत किए गए। तो आइए देखते हैं, इसके निचले स्तर से शुरुआत करते हैं और सबसे निचली श्रेणी है स्पीसीज। स्पीसीज यानी जाति। वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। यह जैविक वर्गीकरण की सबसे निचली श्रेणी है। किसी भी स्पीसीज को उससे समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उनके आकर्षक गुणों के आधार पर एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। समान अनुवांशिक लक्षण वाली सभी जनसंख्याएं एक स्पीसीज बनाती हैं। ये आपस में प्रजनन कर सकते हैं। एक ही स्पीसीज के भीतर भिन्नताएं भी हो सकती है। ये उप प्रजातियां कहलाती हैं। हम इसके लिए एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का वैज्ञानिक नाम है और शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो है। अब सोलेनम ट्यूबरोसम जो आलू का वैज्ञानिक नाम है उसमें सोलेनम शब्द जीनस को बता रहा है और ट्यूबरोसम शब्द से हमें पता चल रहा है कि इसकी स्पीसीज ट्यूबरोसम है। ठीक उसी तरह पैंथेरा लियो में भी पैंथेरा शब्द जीनस की ओर इंगित करता है और लियो शब्द हमारे स्पीसीज को बताता है कि, और इस तरह से शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो पड़ा। आइए इसके कुछ अन्य उदाहरणों को भी देखते हैं। कुछ अन्य उदाहरणों में हम देखते हैं कि मानव की जाति सैपियंस है जो वंश होमो में आता है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। ठीक उसी तरह हम कौवों की 2 प्रजाति देखते हैं अपने आसपास। इन 2 प्रजातियों में घरेलू कौवा और जंगली कौवा है। घरेलू कौवे का वैज्ञानिक नाम कॉर्वस स्प्लेंडेंस है, जबकि जंगली कौवे का साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम कॉर्वस कैल्मिनेटस है। कॉर्वस कैल्मिनेटस मतलब कॉर्वस शब्द आपके जीनस की ओर इंगित कर रहा है, जबकि कैल्मिनेटस स्पीसीज बताती है। तो इस तरह से हमने देखा कि स्पीसीज के अंदर जितने भी जीवों को हमने रखा वो आपस में बहुत ही निकटता से संबंधित हैं। जैसे आपने कौवे की 2 प्रजाति की तस्वीर देखी, इन तस्वीरों में आपने देखा कि जो कौवा है वह बिल्कुल ही समान दिख रहा है, उनकी साइज समान है, लेकिन उसके गर्दन पर का जो
भूरे या फिर ग्रे कलर का जो रंग है, तो उस रंग में ही सिर्फ विविधता पाई जा रही है। एक काला पूरी तरह से काला है और दूसरे कौवे के रंग में थोड़ी विविधता है। इस तरह से ये दोनों कौवे दो अलग अलग स्पीसीज में आते हैं और ये दोनों कौवे आपस में जनन की क्रिया नहीं कर सकते, इसलिए इनका स्पीसीज अलग रखा गया है। और अगर कहा जाए कि आप इन दोनों स्पीसीज़ में कैसे समझोगे कि दोनों स्पीसीज़ अलग हैं, तो आप इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी बाहर से जो दिखता है उन गुणों के आधार पर आप इनमें विभेद कर सकते हैं और दो स्पीसीज़ को अलग कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि स्पीसीज़ जो दो अलग अलग स्पीसीज़ हैं उनके अधिकांश गुण समान हैं। और बच्चों, हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम निचले स्तर से ऊपर के स्तर की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे हम पाएंगे कि समानता, गुणों की समानता में कमी आती जाएगी, जबकि स्पीसीज वाले स्तर पर अधिकांश गुण समान होते हैं। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट श्रेणी यानी जीनस की ओर। जीनस अर्थात वंश। जीनस एक वंश है जिनमें कई समान प्रजातियां होती है। ये प्रजातियां एक दूसरे से निकटता से संबंधित होती हैं। वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। उदाहरण के लिए आलू, टमाटर तथा बैगन, ये तीनों अलग अलग स्पीसीज़ हैं, लेकिन वे सभी सोलेनम वंश में आते हैं। शेर, पैंथर लियो, चीता, पैंथर पार्डस तथा बाघ, पैंथर टिग्रिस, जिनमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पैंथर वंश में आते हैं। यह एक दूसरा वंश फेलिस, जिसमें बिल्ली आती है, से भिन्न है। इस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी शेर, चीता, बाघ, ये सभी आपस में थोड़े समान गुणों को समाहित किए हुए हैं, फिर भी उन तीनों को क्या किया गया है, एक ही जीनस में रखा गया है। तीनों की स्पीसीज अलग अलग है। पैंथर लियो, पैंथर पार्डस, आप देख रहे हैं कि पैंथर वर्ड जीनस को इंगित कर रही है और जो लियो है वह क्या कर रही है, स्पीसीज बता रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि तीन अलग अलग स्पीसीज में पाए जाने वाले प्राणी, उन तीनों को सामूहिक रूप से एक समूह बनाया गया और उसको किसके अंदर रखा गया, तो इससे ठीक ऊपर वाले स्तर, स्पीसीज से ठीक ऊपर वाले स्तर जीनस के अंदर रखा गया। अब हम कह सकते हैं कि जीनस क्या है, तो जीनस अपने ठीक नीचे वाले स्तर यानी स्पीसीज, एक से अधिक स्पीसीज जो आपस में काफ़ी समान हैं, समान गुण वाले हैं, उन्हीं का समूह है। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं अगले वर्गीकरण श्रेणी की ओर। अगला वर्गीकरण श्रेणी है कुल अर्थात फैमिली। कुल में संबंधी वंश यानी जेनरा आते हैं। वंश में स्पीसीज की तुलना में समान गुणों में कमी आती है। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं प्राणी वंश के पैंथर, जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं, उनको फेलिस यानी बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखा जाता है। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्तों के लक्षण को देखें तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेंगी। उन्हें क्रमशः दो कुलों कैनिडी तथा फेलिडी में रखा गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि समान गुण वाले एक या एक से अधिक जेनरा को अगर समूह में रखा जाए और उनका एक समूह बनाया जाए तो उसको हम कुल यानी फैमिली के अंदर रखेंगे। आइए अब चलते हैं अपने अगले वर्गीकरण श्रेणी की ओर। हमारा अगला वर्गीकरण श्रेणी है गण अर्थात ऑर्डर। ऑर्डर को अगर परिभाषित की जाए तो ऑर्डर भी वर्गीकरण की एक श्रेणी है और यह कुल के समूह को दर्शाता है। समान लक्षण वाले कुल एक ऑर्डर में आते हैं। पौधों में पॉलीमोनियलिस ऑर्डर कई परिवारों को समाहित करता है और जानवरों में प्राइमेट्स ऑर्डर में
कई परिवार जिसमें बंदर, गोरिल्ला, गिबॉन आदि शामिल हैं। बच्चों, अगर प्राइमेट्स वर्ड यहाँ पर आया है, प्राइमेट्स शब्द को समझना पड़ेगा कि प्राइमेट्स में हम किन जीवों को रखेंगे। तो आप अभी एक या दो गुणों के आधार पर समझने की कोशिश करें कि प्राइमेट्स हम उन समूह को कहेंगे, वैसे समूह के प्राणियों को कहेंगे जिसमें कि हाथों और पैरों में 5-5 उंगलियां हो। अब बंदर, गिबॉन या चिंपैंजी, जितने भी समूहों की हमने चर्चा की, उन समूहों में सबको आप एक नहीं कह सकते, सबके जीनस अलग हैं, स्पीसीज अलग हैं, फिर भी उन सबों को एक ही गण में रखा गया प्राइमेट्स में। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले वर्गीकरण श्रेणी की ओर, जो वर्ग है अर्थात क्लास। क्लास जीवों के वर्गीकरण की एक प्रमुख श्रेणी है। यह फाइलम के नीचे और ऑर्डर से ऊपर आता है। यह समान लक्षणों वाले जीवों के समूह को दर्शाता है। ये वर्ग विभिन्न प्रकार की शारीरिक संरचनाओं और जीवन शैली को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए स्तनधारी वर्ग मैमेलिया, पक्षी वर्ग एव्स, उभयचर वर्ग एम्फीबिया इत्यादि हैं। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरण के लिए प्राइमेटा गण, जिसमें बंदर, गोरिल्ला, गिबॉन आते हैं, और कार्निवोरा गण, जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं, को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैमेलिया वर्ग में सारे, चाहे बंदर हो, गोरिल्ला हो, गिबॉन हो या बाघ, बिल्ली, कुत्ते, सभी को रखा गया है। अब ये सारे के सारे स्तनधारी जीव हैं, फिर भी इन सबों को एक ही वर्ग में रखा गया है। स्तनधारी है इसलिए एक वर्ग में रखा गया है, लेकिन इनके ऑर्डर अलग अलग हैं। एक जो है शाकाहारी ग्रुप है और एक जो है मांसाहारी है। इस तरह से हमने देखा कि गण अलग अलग होते हुए भी उन सबों को एक ही वर्ग में रखा गया है। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी अगली वर्गीकरण श्रेणी की ओर। हमारा अगला श्रेणी है फाइलम या डिवीज़न। फाइलम या डिवीज़न पढ़ने के पहले हम जानेंगे कि फाइलम क्या है। यह एक बड़ी श्रेणी है। इसमें कई वर्ग होते हैं। समान लक्षणों वाले वर्ग एक फाइलम में आते हैं। वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर वर्ग, जिसे संघ कहते हैं, का निर्माण करते हैं। संघ यानी फाइलम। उदाहरण के लिए जानवरों में कॉर्डेटा फाइलम है। इसमें कशेरुकी प्राणी आते हैं। इन सभी वर्गों को एक समान गुण जैसे पृष्ठरज्जु, नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्र के होने के आधार पर कॉर्डेटा में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों को, जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं, को उच्चतर संवर्ग डिवीज़न में रखा गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्राणियों में फाइलम और पौधों में जो उच्चतम संवर्ग है वह डिवीज़न कहलाता है। फाइलम और डिवीज़न एक ही है, लेकिन प्राणियों में फाइलम शब्द का प्रयोग होता है और पौधों में डिवीज़न शब्द का प्रयोग होता है। फाइलम के अंतर्गत समान लक्षणों वाले क्लास आते हैं और डिवीज़न के अंदर पौधों के समान लक्षणों वाले वर्ग आते हैं। आइए अब हम इसके कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। जीवों के वर्गीकरण में किंगडम सबसे उच्चतम श्रेणी है। यह जीव के वर्गीकरण की एक प्रमुख श्रेणी है। यह समान प्रमुख लक्षणों वाले जीवों के समूह को दर्शाता है। उदाहरण के लिए पादप जगत और जंतु जगत। वनस्पति जगत में पेड़ पौधों का समूह शामिल होता है, जबकि प्राणी जगत में जीवों के समूह को शामिल किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जगत का उदाहरण है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया।
ये जगत अलग अलग कोशिकीय संरचना, पोषण आदि अन्य लक्षणों पर आधारित है। तो बच्चों, हमने देखा कि किंगडम से लेकर इसके निम्नतम श्रेणी तक की श्रेणियों को देखा जो स्पीसीज है, और इन श्रेणियों में हमने देखा कि ये एक निश्चित क्रम में सजाए गए हैं। किंगडम के बाद फाइलम ही आएगा, फाइलम के बाद क्लास ही आएगा, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस और स्पीसीज ही आएंगे। और इसी पदानुक्रम प्रणाली को ही टैक्सोनॉमिकल हायरार्की भी कहा जाता है। इस तरह से हमने क्या देखा कि जो निचले स्तर हैं वहाँ पर जीवों में काफ़ी अधिक समानताएं पाई गई, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते गए उनमें समानताएं घटती जाती है और विभिन्नताएं बढ़ती जाती है। जैसे किंगडम में सारे जीवों को रख लिया गया। अब इन किंगडम से अगर आपको कहा जाए कि इन सभी जीवों में से, जीव तो सभी हैं, चाहे वो पौधे हैं या फिर प्राणी हैं, इन जीवों में से आपको कहा जाए कि ऐसे जीवों को आप अलग कीजिए जिनके पास पृष्ठरज्जु यानी नोटोकॉर्ड और डोर्सल नर्वस सिस्टम हो, डोर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम हो, तो ऐसे जीवों को भी आप कॉर्डेटा के रूप में अलग कर सकते हैं। फिर जब आपको कहा जाएगा कि ऐसे जीवों को अलग कीजिए जो स्तनधारी हो, तो इस तरह से क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम निचले स्तर की ओर बढ़ते हैं उन्हें किसी विशेष गुण के आधार पर हम रिफाइन करते हैं। यह वर्गीकरण श्रेणियाँ हमें वर्गीकरण को समझने में काफ़ी मदद करती है। अब हमने यह पहले ही चर्चा की थी कि किंगडम स्तर तक के श्रेणियों को एनसीईआरटी के बुक में शामिल किया गया है, लेकिन अभी हाल ही में डोमेन को भी एक उच्चतम श्रेणी के रूप में रखा गया है। तो बच्चों, यदि विकल्प के रूप में, यदि आपसे किसी ने प्रश्न पूछा कि उच्चतम श्रेणी का नाम क्या है और विकल्प के रूप में अगर आपको डोमेन दिया गया है तो आप डोमेन को ही चुनोगे। लेकिन अगर डोमेन विकल्प के रूप में नहीं दिया गया है, ऐसी स्थिति में आप किंगडम को उच्चतम श्रेणी मानेंगे। अब श्रेणियों में हमने देखा कि सबसे निम्नतम श्रेणी को स्पीसीज कहा गया और उच्चतम श्रेणी को डोमेन कहा गया। आगे इसके कुछ और बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जंतु के वर्गीकी तंत्र में विभिन्न संघ फाइलम के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम में रखा गया है, जबकि पादप जगत के विभिन्न भाग यानी डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। इनमें स्पीसीज से लेकर जगत तक वर्गीकी संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। जैसे जैसे हम स्पीसीज से जगत की ओर जाते हैं वैसे ही समान गुणों में कमी आती है। सबसे निचले स्तर जो टैक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं उसी स्तर पर अन्य टैक्सा के संबंध निर्धारित करने में अधिक कठिनाई हो जाती है। अब हम डोमेन जो सबसे ऊपरी स्तर है उस पर चर्चा करेंगे। 3 डोमेन हैं, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया। ये जीवन के 3 मुख्य प्रकार हैं। बैक्टीरिया एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है, वे हर जगह पाए जाते हैं। आर्किया प्रोकैरियोटिक तो हैं पर ये अक्सर कठोर वातावरण में पाए जाते हैं। यूकैरिया में एक झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक होता है। इसमें पादप, जंतु और कवक सम्मिलित हैं। आइए अब हम देखते हैं कि वर्गीकरण, श्रेणियों के वर्गीकरण से हमें क्या लाभ है, हम क्यों वर्गीकरण करते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमने वर्गीकरण श्रेणियां समाप्त की, निम्नतम से उच्चतम की ओर गए और हमने देखा कि कैसे एक श्रेणी दूसरी श्रेणी का निर्माण कर रहा है और हर उच्चतम श्रेणी अपने से ठीक नीचे वाले श्रेणी का बना हुआ है। अब हमारे ही पुस्तक में एक टेबल दिया गया है और इस टेबल में
कुछ जीवों के क्लासिफिकेशन को दिखाया गया है, उनके वर्गीकरण को और उनकी श्रेणियों को बताया गया है। इन जीवों को हम देखेंगे और मुझे लगता है अब आप में इतनी समझ विकसित हो चुकी होगी कि आप समझ पाओ कि इन जीवों को क्यों इस तरह से वर्गीकृत किया गया। तो आइए देखते हैं उस टेबल में पाए जाने वाले 3-4 प्राणियों और पौधों को। वर्गीकी संवर्ग सहित कुछ जीवों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला जीव है मानव। मानव का जैविक नाम होमो सैपियंस है, जिसे वंश होमो और कुल होमोनिडी, गण प्राइमेट, वर्ग मैमेलिया और संघ कॉर्डेटा में रखा गया है। ठीक इसी प्रकार घरेलू मक्खी, जिसका जैविक नाम मस्का डोमेस्टिका है। मस्का डोमेस्टिका का वंश मस्का है और कुल म्यूसिडी है। इसके गण डिप्टेरा और वर्ग इंसेक्टा है तथा इसके भाग आर्थ्रोपोडा है। आम का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका है। इसका वंश मैंजीफेरा है और कुल अनाकार्डियेसी है। गण सैपियेंडिल्स है और डायकोटिलिडनी में इसके समाहित किया गया है। इसका वर्ग डायकोटिलिडनी है तथा इसका जो भाग होगा वह एंजियोस्पर्मी है। बच्चों, यहाँ पर भाग का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह एक पौधा है। इसी प्रकार गेहूं का भी जो वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। इसमें वंश ट्रिटिकम है। इसके कुल का नाम पोएसी है। इसका गण पोएलस है और मोनोकोटिलिडनी वर्ग में इसे रखा गया है तथा इसका भाग एंजियोस्पर्मी है। तो इसी के साथ आज हमारे अध्याय का यह भाग समाप्त होता है। आप इस भाग को पढ़ने के बाद समझ चुके होंगे कि जीवों का वर्गीकरण कैसे किया गया, जीवों के वर्गीकरण की क्या श्रेणियां हैं, और इसी अध्याय के अगले भाग में हम पढ़ेंगे वर्गीकी सहायता साधन। तब तक के लिए नमस्कार।